नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए प्रकाश लाइट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 105 एमसीक्यू मैंने बनाए हैं जो आपके ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के कवर किए हैं जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरा हो जाए। ये फिजिक्स या भौतिकी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको मैंने पूरा यहाँ पर कवर किया है एमसीक्यू के माध्यम से। इसमें 105 एमसीक्यू अवेलेबल होंगे, तो उम्मीद करूँगा आप इसे अंत तक ज़रूर देखेंगे जिससे कि वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। और आपको अगर वीडियो बेहतरीन लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ लास्ट में आपके लिए क्विज है, उसको भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना सिंसियरली इस वीडियो को देखा है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश फोटोन से बना होता है और प्रकाश फोटोन के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और ये बाद में प्रकाश कहलाता है। ध्यान रखिएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो दो प्रकार की तरंग आप पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मतलब ध्वनि वाली तरंग ये होती है और इसके अलावा प्रकाश वाली ध्वनि या प्रकाश वाली तरंग ये होती है। इस प्रकार से मैंने याद किया हुआ है तो आप भी याद कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव होती है प्रकाश तरंग, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। कुछ ये है ट्रांसवर्स वेव। अगला, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रकाश का सिद्धांत, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत ये हाइगेंस के द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था या प्रपोज्ड किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ या फिर ट्रांसवर्स होने की कंफर्म होता है तो ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन क्या है? तो पोलराइजेशन जब आप किसी भी अगर गेट आपका लगा हो घर में तो गेट के जो कोने होते हैं, कोनों से अगर कोई चीज़ निकलती है तो उसको हम कहते हैं, वो क्या है? वो पोलराइजेशन की प्रक्रिया को शो कर रहा होता है। अगर आर पार हो रही है चीज़ें तो वो पोलराइजेशन को दिखा रही होती है। इसका एग्जाम्पल ये है। तो पोलराइजेशन या ध्रुवण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लाइट को आर पार होने में मदद नहीं करती। आप खुद सोचिए कि अगर पूरा क्लोज्ड अगर रूम है तो क्या आर पार लाइट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये पोलराइजेशन ही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है ये हमें पता चलता है। अगला, प्रकाश एक प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था? तो प्रकाश ये मैक्सवेल के द्वारा बताया गया कि प्रकाश एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने बताया? मैक्सवेल के द्वारा बताया गया। अगला, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो प्रकाश तरंगों का डिफ्रैक्शन होता है, ये किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया? तो ग्रोमार्डी के द्वारा ये सबसे पहले बताया गया कि जो लाइट वेव है उसका डिफ्रैक्शन या विवर्तन विवर्तनन होता है। अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो प्रकाश या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने यहाँ पर सबसे पहले डिस्कवर किया? तो आइंस्टीन के द्वारा सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये बीपीएससी लेवल में आपसे पूछा गया है और भी जो वनडेज एग्जाम है उसमें तो पूछा ही जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना
प्रकाश और ध्वनि दोनों से घटित होती है। तो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो दोनों में घटित जो नहीं होती, पोलराइजेशन, ये ना प्रकाश में और ना ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। डिफ्रैक्शन भी दोनों में दिखाई देगा, परावर्तन भी दोनों में दिखाई देगा और अपवर्तन भी दोनों में दिखाई देगा, लेकिन ध्रुवण या फिर पोलराइजेशन दोनों में दिखाई नहीं देता। अगला, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे जब कोई भी प्लेन या चिकना सरफेस है उसे टकरा के लाइट वापस आ जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? प्रकाश तरंगे ट्रैवर्स हैं, अनुप्रस्थ हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, क्योंकि कोई भी रोकने वाला जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से किस क्रम में होती है? तो हीरे, कांच और जल में से जो सीक्वेंस अगर बताएं तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो जल में होती है प्रकाश की, उसके बाद कांच में होती है, उसके बाद हीरे में होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो प्रकाश को लगभग 1.3 सेकेंड लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। अब चंद्रमा का कोई प्रकाश है नहीं, ये जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में टकराता है, टकरा के फिर ये पृथ्वी में आता है, तो इतने आने में समय 1.3 सेकेंड का लगता है। अगला, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो जब सूर्य का प्रकाश धरती में पहुंचता है तो ये लगभग 8.16 मिनट, ध्यान रखिएगा, 8.16 मिनट और 1.3 सेकेंड लगता है जब चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आता है, और 8.1816 मिनट ये सूर्य से पृथ्वी में जब प्रकाश आता है उतना समय लगता है। अब आपके लिए कोई ई बुक हमने तैयार की है, इन ई बुक को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बेहतरीन ई बुक है, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। एक स्टैटिक जीके, एक करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान, तीनों की ई बुक हमने यहाँ पर अवेलेबल कराई हुई है। अगर आप इनको परचेज़ करेंगे तो यकीन मानिए आपको ये पूरी जितने दाम की नहीं है उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाली है। इसमें पहले में हमने बहुत मेहनत की है, टीसीएस के 2013 से लेकर अभी तक के 2024 तक हमने यहाँ लगभग कवर किया हुआ है। इसमें 5100 टीसीएस के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके अलग अलग छांट कर इनको हमने सेपरेट करके आपके लिए बनाया है। अगर आप इनको परचेज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। करंट अफेयर वार्षिक जनवरी 2023 से 2024 सितंबर तक का करंट अफेयर हमने कवर कर दिया है। अगर आप इनको परचेज करेंगे तो करंट अफेयर आपके लिए ऑलमोस्ट तैयार सा हो जाएगा आने वाले एग्जाम के लिए। और सामान्य विज्ञान, इसमें भी तीनों सब्जेक्ट्स को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, कोई इशू हो तो इस नंबर में व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, प्रकाश की गति डैश होती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना, जो जिसे किरीट भी कहते हैं, ये पार्ट दिखाई देता है। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, तो सूर्य ग्रहण जब पूरा होता है उसमें कितने समय तक ये रहता है? लगभग तो 660 सेकंड तक
पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय काल होता है? अगला, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण ये चंद्रमा जब बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? तो चंद्र ग्रहण कब घटित होगा? इनमें चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा के दिन घटित होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। कब? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये सूर्य ग्रहण इनमें अमावस्या के दिन होता है, जिसे प्रतिपदा भी हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतिपदा या फिर अमावस्या दोनों मतलब एक है। ये सूर्य ग्रहण को रिप्रेजेंट करती है। अगला, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन इसमें एक कारण होता है। इसकी वजह से जो सिक्का तल पर पड़ा हुआ है शीशे ग्लास के, वो आपको उठा हुआ दिखाई देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो इसमें भी सेम रीज़न है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस प्रकार से स्थिति बनती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही रीज़न, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, सेम रीज़न। ध्यान रखिएगा, ये चाहे ऊपर दिखाई दे, चाहे मुड़ी हुई दिखाई दे, चाहे कोई भी चीज़ पानी के अंदर अलग अलग प्लेस में दिखाई दे, ये सभी की सभी अपवर्तन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देती हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में हो जाती है तो क्या होता है? जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हैं तो जो 90 डिग्री का कोण है, जिसको अभिलंब कहते हैं, उसकी ओर वो झुक जाती हैं। क्या? ये विरल से जब संघन में जाएंगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। उल्टा अगर कहें, जब संघन से विरल की ओर जाएंगी तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर भाग जाएंगी। ठीक, अगला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये डायमंड से जब ग्लास में जाता है, हीरे से जब कांच में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब? हीरे से कांच में जाने पर यहाँ प्रकाश का होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब जिस सरफेस से टकराया प्रकाश और वो दोबारा से पलट के वापस आ गया, लेकिन उसके पीछे कोई पॉलिश नहीं लगी, पॉलिश ना लगने की वजह से भी वापस आ गया, उसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको अंग्रेजी में लाइट ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। मिराग या मृग तृष्णा का उदाहरण है। मिराग या मृग तृष्णा ये किसका? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल ही मिराग है। अगला, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित होती है। तो एंडोस्कोपी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसमें अंदर के अंगों में कुछ भी जो डिफेक्ट होते हैं और उनकी जो फोटो क्लिप होती है वो डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं, जिससे पता चल पाता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। अगला, प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो प्रकाशित तंतु में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि सूर्य से
आंतरिक प्रकाश का आंतरिक परावर्तन तब हो सकता है जब वो ग्लास से एयर की तरफ मूव करे। जब प्रकाश ग्लास से हवा की तरफ मूव करता है तो आंतरिक परावर्तन हो सकता है सूर्य के प्रकाश का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच ये चटकीला प्रतीत किस कारण होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग दिखाई देते हैं विबग्योर के सीक्वेंस में। विबग्योर, वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिको, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो आकाश का रंग नीला ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकीर्ण के कारण ही नीला प्रतीत होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में जो प्रकाश है इसका डिफ्यूजन का कारण क्या है? तो विसरण या फिर डिफ्यूजन का कारण है डस्ट पार्टिकल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का रंग ब्लैक दिखाई देता है लेकिन हमको ब्लू दिखाई देता है। अगला, उगते एवं डूबते समय सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल प्रतीक होने का कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है जिसकी वजह से उगते और डूबते समय सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। विबग्योर के हिसाब से आप इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। विबग्योर लिखा हुआ है तो सबसे जो अधिक विक्षेपण वो इसका वॉयलेट का होगा, पर्पल का होगा और बैगनी का होगा, और आर का सबसे कम होगा, रेड का सबसे कम होगा। अगला, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वितीयहीन क्यों दिखाई देता है? तो जो सूखा बालू है वो साइन दिखाई देगा और लाइटलेस जो वेट सैंड है वो क्यों दिखाई देता है? तो आंसर है इसका कारण परावर्तन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है? तो साबुन के पतले झाग का जो चमकदार है ये व्यक्तीकरण या परावर्तन दोनों के कारण बनता है। तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण की वजह से ऐसा होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो कार में जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका उपयोग पीछे की जो लोग आ रहे हैं उनको देखने में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साइज छोटा कर देता है और बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है, इसकी वजह से हम जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, मोटर कार में पश्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन से दर्पण मोटर कार में जो पीछे की तरफ देखने के लिए कौन से दर्पण का, तो हमने पढ़ लिया, सेम क्वेश्चन था, अलग तरीका था। कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, तो दांत का जो डॉक्टर है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो वो कॉनकेव मिरर का प्रयोग करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें जब पास वो लेके आता है तो बहुत बड़े दांत दिखाई देते हैं और सीधे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप इनकी इमेज एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा मिरर किस प्रकार की इमेज किस पोजीशन पर बनाता है। अगला, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार की हेडलाइट में ये हम पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह आपको कॉनकेव मिरर भी लिखा होगा तो आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन पैराबोलिक कॉनकेव मिरर बिल्कुल आंसर सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। दाढ़ी बनाने के लिए
काम में लेते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए हम कॉनकेव मिरर को काम में लेते हैं, जिससे कि पास में हम अगर नज़दीक लाएं शीशा तो हमको बड़ा 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 चेहरा दिखाई दे और पूरा क्लीन दिखाई दे, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? फिर ये वही क्वेश्चन लेकिन अलग प्रकार से, इसीलिए इसको यूज़ किया, पीछे एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये पीछे बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है और साथ साथ साइज छोटा करके ऐसा कर पाता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की जो रेटिना है उस पर हमेशा रियल और रिवर्स मतलब वास्तविक तथा उल्टा इमेज बनेगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? जब कोई भी वस्तु जब दो समानांतर प्रतिबिंब के बीच में रखी जाती है तो इमेज की संख्या अनंत बनती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, दो समतल दर्पणों को 90 के कोण पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दर्पण में मोमबत्ती के टोटल 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ थर्ड ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को जो 60 डिग्री के कोण में आनत है के बीच में रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 60 डिग्री में जब आप रखेंगे, समतल दर्पण है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आप इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, 360 अपॉन में जो भी आपका एंगल हो -1 कर देंगे तो आपकी इमेज आ जाएगी। तो 60 अगर एंगल की जगह हम लिखें तो 0 से 0 गया, 6 के टेबल में 6 आता है, 6 से 1 माइनस किया 5। इसी फॉर्मूले को लगाकर आप पीछे वाले क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें 90 डिग्री में रखा गया तो 360 को 90 से आप डिवाइड करें, -1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 को 1 से माइनस किया 3 आंसर, ये मैंने 3 ही इस काम को आंसर बताया था। अगला 1-2 क्वेश्चन और आप ट्राई कर सकते हैं इससे। अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो ये किरणें एकत्रित करने वाला एक लेंस है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अपसारी लेंस कौन सा होता? अच्छा, ये आपको बता तो देता हूं, जो कन्वर्जेंट लेंस है कौन सा है? किरणों को एकत्रित करने वाला लेंस कौन सा है? तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन, डाइवर्जेंट लेंस या फिर अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अपसारी लेंस जो किरणों को फैला देता है, तो ये कौन सा है? कॉनकेव या फिर अवतल लेंस है जो कि किरणों को फैला देता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही, और वैसे अवतल लेंस इसका आंसर सही होगा। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा, तो वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति बुलबुला कार्य करता है, ये भी लाइट को फैलाने की तरीके से कार्य करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो अभी हमने इससे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था? इससे पहले क्वेश्चन वायु का बुलबुला जल में, और अब हमने जल के अंदर वायु का बुलबुला पढ़ा, तो वायु का बुलबुला किस प्रकार से कार्य करेगा? तो ऑलरेडी क्वेश्चन सेम ही है, ये बस पूछने का तरीका अलग है और यहाँ पे जो ऑप्शन बनाए हैं वो अलग है। तो आपको पता होगा कन्वर्जेंट लेंस ये अवतल होता है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डाइवर्जेंट लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, अवतल लेंस है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। लेंस की क्षमता का मात्रक डैश होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक हम डायोप्टर रखते हैं, ये डिस्टेंस का उल्टा होता है। अगला, धूप के चश्मे की क्षमता डैश होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। अगला, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ती है, घटती है, क्या होती है? जब उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाएगा तो इसकी क्षमता घट जाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला,
प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो जब प्रिज्म से सूर्य की प्रकाश की किरणें अलग अलग रंगों में विभक्त होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों में जो किरणें विचलित होती हैं वो एक लाइट है, वाइट लाइट, वो उस अलग रंगों में मतलब विबग्योर में टूट गई, इसे प्रिज्म का प्रोसेस कहेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है जो बाद में फ्रिज में हमको दिखाई देता है टूटता हुआ। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन होता है? मैंने आपको बता दिया, वो सबसे ज़्यादा पर्पल होता है। जो पर्पल यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा तो वॉयलेट ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको वॉयलेट भी लिखा मिल सकता है। तो बैगनी आंसर सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा है? तो सबसे कम विचलित होने वाला है रेड। विबग्योर के हिसाब से आप इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। अगला, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग रेड, ग्रीन, ब्लू है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, प्रकाश के वर्णक्रम में निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो प्रकाश के वर्णक्रम में निम्न में से तरंगदैर्घ्य न्यूनतम सबसे पर्पल या वॉयलेट का होता है, बैगनी का होता है और सबसे ज़्यादा रेड का होता है। विबग्योर के हिसाब से आप सीक्वेंस लगाइएगा, विबग्योर, इसमें सबसे ज़्यादा इसका, सबसे कम इसका, इस प्रकार से ये इंक्रीज करता है। ठीक, क्या? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। अगला, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो रेड का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। यदि तरंगदैर्घ्य मतलब दूर से आप रेड को देख सकते हैं और पास से आपको वॉयलेट को देखना पड़ेगा, मतलब उतनी दूर से आप वॉयलेट को नहीं देख पाएंगे। अगला, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्तु दिखाई देगी। तो हरा जब लगा होगा तो लाल वस्तु किस प्रकार की दिखाई देगी? तो ये काले रंग की दिखाई देगी, ये ब्लैक कलर की दिखाई देगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देता है? तो लाल कांच को जब अधिक ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो वो ग्रीन रंग का दिखाई देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग उसके वेवलेंथ के माध्यम से निश्चित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। विबग्योर के हिसाब से, विबग्योर, इसका अगर हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू देखें तो आप इसको 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से ले सकते हैं और ये लगभग 8000 या 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक पहुंचता है। तो इसी हिसाब से इसका रंग की क्वांटिटी दिखाई देती है। वेवलेंथ से हम डिस्कवर कर सकते हैं कि किस प्रकार का रंग है ये। अगला, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी से आकाश ब्लैक रंग का दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो परिणामी रंग कौन सा होगा? जब सेम इक्वल अमाउंट में मिलाया जाएगा तो वो वाइट रंग क्रिएट होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आँख की रेटिना की तरफ फिल्म या फिर जो बिल्कुल ब्लास्ट वाला पार्ट है वो कार्य करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में ये कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपको उस लेंस का कैमरे में उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस आंसर सही होगा। अगला, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? तो मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब ये रेटिना भाग पर बनाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला,
दृष्टि पटल या रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो दृष्टि पटल या फिर रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का होगा, तो वो छोटा होगा। ये बात तो सही है, लेकिन उल्टा होगा। तो छोटा और उल्टा, या फिर आप वास्तविक उल्टा, ऑप्शन सबसे बढ़िया ये था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, एक आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो ये किसके द्वारा हमारी जो प्रकाश है वो नियंत्रित होगा आंख में जाने से, तो वो आइरिस के माध्यम से हमारे आंख में कितना प्रकाश जाएगा वो नियंत्रित किया जाता है। अगला, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो डोनर से क्या चीज़ ली जाती है आंख जब वो डोनेट करता है, तो सिर्फ उसका कॉर्निया लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आगे का सिर्फ पार्ट, उसको ही हम कॉर्निया कहते हैं। अगला, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्वस्थ अगर किसी की आंख है तो उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अंतिम दूरी मतलब लास्ट डिस्टेंस वो अनंत होती है। अगला, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है, जब वो दूर की चीज़ सही से नहीं देख पा रहा होगा तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा, जब वो पास की चीज़ सही से नहीं देख पाएगा तो उसे दूर दृष्टि दोष होगा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उसमें उसको कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन दूर दृष्टि में उसे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को इनमें क्या दिक्कत होती है, तो दूर दृष्टि से जो पीड़ित है उसको निकट की वस्तुएं आसानी से नहीं दिखाई देंगी, उसके लिए उसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना होगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो चश्मे में वो कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। वर्णांधता या फिर ब्लाइंडनेस को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो ब्लाइंडनेस को इनमें से हम ना इससे दूर कर सकते हैं और ना इससे दूर, कलर ब्लाइंडनेस को ना हम इस लेंस का यूज़ करके दूर कर पाएंगे, ना इस लेंस का और ना ही इस लेंस का, इसीलिए इनमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही। और कई आप जो रेलवेज़ वगैरह के फॉर्म भरते हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई मेडिकल में कर दिया जाता है क्योंकि सेफ्टी का सवाल होता है। अगला, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो जरा प्रेस बायोपिया के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। बायफोकल मतलब प्रेस बायोपिया उम्र के साथ होता है और इसमें एक ऊपर लगा दिया जाता है जब हम दूर की चीज़ें देखें उसके लिए लेंस, और साथ साथ नीचे लगा दिया जाता है, मतलब कि ऊपर लगाया जाता है अवतल लेंस और नीचे लगा दिया जाता है उत्तल लेंस, जिससे कि हम पास और दूर दोनों की चीज़ों को आसानी से देख पाए। अगला, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो अफोरिज्म है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया ये हमारा नियर साइटनेस मतलब निकट दृष्टि दोष है, नियर साइटनेस है। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको सही करने के लिए आप अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है, तो हाइपरमेट्रोपिया ये एक दूर दृष्टि दोष है, फार साइटनेस है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट से नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वो जब 10 मीटर से दूर की वस्तु को आसानी से नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब वो दूर की चीज़ों को आसानी से नहीं देख पा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे दूर मतलब उसे निकट दृष्टि दोष है, तो मायोपिया है उसको, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला,
एक मनुष्य 1 मीटर से कम की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? मतलब वो पास की चीज़ों को आसानी से नहीं देख पा रहा, मतलब उसको दूरदृष्टि दोष है। तो यहाँ पर डिस्टेंस विजन है उसको, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला, दूरबीन टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप इनमें जो एक ऑब्जेक्ट है उसको हम दूर की जो वस्तु है उसको हम देख पाते हैं टेलीस्कोप का यूज़ करके। आपने देखा होगा बहुत सारे जो खगोलीय हैं वो इस खगोलकीय जो रिसर्चर्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं चांद तारों को देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए, मतलब वॉच डिज़ाइनर ये वॉच के जो फाइनर पार्ट्स हैं, जो सबसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको देखने के लिए किसका उपयोग इनमें से करता है? तो वो मैग्नीफाइंग लेंस या आवर्धक लेंस का उपयोग करता है, जिससे कि वो उनको आसानी से देख पाए। अगला, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग करता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, कंबाइंड माइक्रोस्कोप का। ये जीव विज्ञान में हमने देखा होगा, आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको दिखाकर में यूज़ करके आपको बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे प्याज की सेल्स को दिखाया जाता था एक्सपेरिमेंट में, आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा। अगला, दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूर की जब वस्तुओं को उनका निरीक्षण कर रहे होते हैं तो उस समय हम दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग ये इंटरफेरेंस या व्यक्तिकरण के कारण होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो पानी से भरे तालाब की जो गहराई है वो मैंने आपको बता दिया, अपवर्तन। पानी में कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, किसी वस्तु को ऊपर दिखाई दे रही है, मुड़ी दिखाई दे रही है, या तालाब का जो तल है ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वो अपवर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हुए हमको नज़र आते हैं। अगला, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पैराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इनमें पैराबैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच कर सकता है। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये हम धूप के लिए इसी कांच का यूज़ करते हैं। अगला, धूप के जो चश्मे बनते हैं उसके लिए। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इनमें पौधों द्वारा किसका तीव्र अवशोषण होगा? ये ब्लू और रेड जो लाइट है, जो लाइट उसको काफ़ी तेज़ी से ये एब्जॉर्व करती है, और जो पौधे हैं इसका यूज़ करके वो ग्रो करने में फास्टनेस दिखाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू एच, मतलब ये एक कांस्टेंट है, और ऊपर सी है, सी मतलब लाइट की निर्वात में स्पीड, और नीचे लैम्डा। अब लैम्डा उल्टा बन गया, वाई बन गया, ये है लैम्डा, ये है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम यहाँ ब्लू की, इनमें से सबसे कम ब्लू की होती है, इसीलिए यहाँ पर इनमें सबसे कम जो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो नीले रंग की होगी। ठीक, आगे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जब कांच से जाती है तो न्यूनतम होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके क्या?
तो तारे के रंग से उसकी हीट का या उसके ताप का पता चलता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आइंस्टीन के C = mc² समीकरण में C घोतक है, तो C क्या है? C किसको स्टैंड यहाँ पर करता है? तो इनमें जो C है वो किसको, ये लाइट की वेलोसिटी जो निर्वात में मतलब वैक्यूम में लाइट की स्पीड को दिखाता है, जो कि है कितनी, ये है 3 × 10⁸ कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप है ये सड़क पर जो प्रयुक्त किया जाता है। क्यों प्रयुक्त किया जाता है? क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। पीले रंग का पूरक रंग है, तो पीले रंग का पूरक रंग ब्लू होता है, यहाँ ए ऑप्शन सही। एंडोस्कोपी या अंतर्दर्शी क्या है? तो अंतर्दर्शी इनमें क्या है, तो ये एक आहार जो नली है हमारी, उसमें उसके भीतर जो भी प्रकाश तंत्र उपलब्ध कराता है, जिससे कि हम पता कर पाते हैं कि अंदर हमारे क्या प्रॉब्लम है। तो एंडोस्कोपी हमारे आहार नली से डाली जाती है और हमारे पेट को ऑब्जर्व करती है कि उसमें जो भी दिक्कत आ रही है उसको डॉक्टर सही करते हैं। तो ये ऑब्जर्व करने के लिए एंडोस्कोपी का हम पेट तक पहुंचाते हैं आहार नली का यूज़ करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये ई बुक के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कोई दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। अब टेस्ट की बात करें तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।